प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अप्रिमेय संख्याएं, उसको लेकर के आए हैं। तो इस बिंदु की यदि बात करें अपने तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सिलेबस था तो अपने इसमें देखें तो हर बार सवाल अपने को दिखाई देता था। तो आप भी इस टॉपिक को बहुत ही ढंग से करेंगे, अच्छे तरह से आप इसको तैयार करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से अपने बिल्कुल तैयार हो सके और एक अच्छा प्रश्न है वो हल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आज अपना जो टॉपिक है अप्रिमेय संख्याओं को अपने लेके चलते हैं। तो अपने अप्रिमेय संख्याओं के बारे में ही चर्चा करते हैं। अप्रिमेय संख्याएं क्या होती है? वे वास्तविक संख्याएं जिनको अपने p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सके। वे वास्तविक संख्याएं जिनको अपने p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सके, जहां p और q पूर्णांक है। तो मैं चलो इसको लिख देता हूं। वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान है वो कभी शून्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये सीधा सा मतलब यही है कि वे संख्याएं जिनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सके अपने, वे संख्याएं जिनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सके, वे सारी सारी अपने पास अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो फिर परिमेय संख्याएं, तो वे सारी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, वे सारी सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो अपने परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी हुई। चलिए अब आगे बढ़ें। अब यदि मैं परिमेय 1.3 देखूं तो मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, चलिए इसको भी देखें। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याओं की यदि मैं चर्चा करूं तो पहले भी अपने इस टॉपिक पे चर्चा की थी। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं, यानी एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड। कौन कौन से? एक तो स्वयं और एक और स्वयं इसके गुणनखंड हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं जिसके गुणनखंड है, वे सारी सारी अभाज्य संख्याएं। या फिर साधारण शब्दों में बोलूं तो वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने पाड़े में ही आती है, वे सारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखो 2 है वो आपको केवल और केवल अपने पाड़े में मिलेगा, 3 है वो भी अपने पाड़े में, 5 भी अपने पाड़े में, 7 भी अपने पाड़े में, 11 अपने खुद के पाड़े में मिलता आपको। इस तरह से 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है और 23 भी है। इस तरह की संख्याएं जो है सारी सारी वो अभाज्य संख्याएं हैं। और इनके यदि गुणनखंड की दृष्टि से इसको देखें तो 2 के जो गुणनखंड आप करोगे ना तो 1 और 2 ही हैं बस, यानी 2 को आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, 1 गुणा 2। इस तरह कोई सी संख्या उठा लो, चाहे आप 17 है, 17 के यदि मैं गुणनखंड करके देखूं तो मेरे पास ये 2 गुणनखंड ही बनते हैं। कहने का मतलब 17 को 1 गुणा 17 ही लिख सकते हैं अपने। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं होगी जिसके केवल और केवल अपने पास 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस तरह इसको अभाज्य संख्या है। अब यदि मैं अपने इस 1.3 परिमेय के बारे में चर्चा करूं तो इसमें लिखा है p एक अभाज्य संख्या है। कोई भी एक अभाज्य संख्या इसमें से मैंने ले ली, मान लीजिए 2 है, p 2 है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये मैंने उठा ली अभाज्य संख्या, ठीक है। p a² को विभाजित करती है। मान लीजिए ये 2 है ना, ये a² किसी a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ये विभाजित करता है। तो मान लेते हैं 2 है वो 36 को विभाजित करता है, 2 है वो 36 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्योंकि p a² यहाँ पर मैंने संख्या ली है वो 6 ली है, क्योंकि 6 का वर्ग है वो 36 है, ठीक है। तो 2 है वो 36 को विभाजित करता है। तो आगे क्या कर रहा है? 2 है यानी अभाज्य संख्या है, वो उस संख्या a को भी विभाजित करेगी। तो 2 है ना वो 6 को भी विभाजित करेगा। ये मुख्यतः परिमेय है इसकी। p है वो a² को विभाजित करती है, a² यानी 6 का वर्ग। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखो ऐसे भी मैं लिख दूं। 2 है वो 6² को विभाजित करता है, 2 6 को भी विभाजित करेगा। क्योंकि अपने देखें 36 के यदि टुकड़े मैं देखता हूं, 36 के यदि अपने टुकड़े देखेंगे तो बच्चों इस तरह से आएंगे। तो इसके जो मुख्य गुणनखंड है वो 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो यही है भी, इसमें 2 और 3 है वो दोनों 36 को विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 है, 2 और 3 6 को भी विभाजित करेंगे। ये तो मैंने 2 के लिए लिखा है। इसमें यदि देखें भी 36 के जो मुख्य गुणनखंड आए हैं ना वो 2 और 3 हैं। तो ये दोनों है ना वो 36 को विभाजित कर रहे हैं, 2 और 3 है वो 36 को विभाजित कर रहे हैं। तो 2 और 3 है ना वो 6 को भी विभाजित करेंगे। ये मुख्यतः परिमेय है इसकी।
ये 2 और 3 है ना, वो 6 को भी विभाजित करेंगे। ये अपने इस कथन का अर्थ है जो आपने समझा है। तो चलिए अब एक नई बात हो रही है इस पर। 2 शब्द आते हैं अपने पास, एक तो आता है गुणज और एक आता है गुणनखंड, ठीक है। तो ये गुणज है, ये इसके गुणनखंड है, यानी एक ये गुरु शिष्य का सा नाता मान ले सकते हैं अपने, ठीक है। ये तो गुरु है, ये शिष्य हैं, शिष्य कितने भी हो सकते हैं गुरु के, तो वैसे ही है, ये गुणज है और ये गुणनखंड है। गुणनखंड या शिष्य के रूप में हमने याद रखें और गुणज को यदि गुरु के रूप में याद रखें, ठीक है, तो अपने ये आसानी से याद रह जाएगा। तो एक गुणज के कई गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है 36 के गुणनखंड है, 2 और 3 है, तो अपने इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 है, इसको 2 के, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड है। या मैं यूँ लिख दूँ, इसको अर्थ ये भी हो सकता है 36 है वो 2 से विभाजित है, गुणनखंड है तो विभाजित है, साधारण सी बात है। 36 के गुणनखंड 2 और 3 है, तो इसका मतलब 36 है वो 2 और 3 से विभाजित है। यदि इसको देखें, 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, इसका मतलब 6 2 और 3 से, जैसे मैं देखूँ 10 के गुणनखंड मैंने किए हैं 2 और 5, तो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि 10 है वो 2 और 5 से विभाजित है, 10 है वो 2 और 5 से विभाजित है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 बराबर 2 के, या फिर 5 के लिए लिखें तो 10 बराबर 5 के। भी 5 के पढ़े में कहीं ना कहीं आएगा, ये कितनी बार पढ़ने पे आएगा वो अपने देखेंगे। तो इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब अपने पास 1.4 जो प्रमेय है उसको अपने देखेंगे, उसको समझेंगे क्या कहना चाहता है। बहुत ही आसान इसके सवाल हैं। प्रमेय 1.4 अपनी पाठ्य पुस्तक में से मैं ले रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल आए हुए हैं। तो देखिए 1.4 सत्यापित कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये सवाल है, ठीक है। तो इसको करने के लिए अपने विरोधाभास विधि का चयन करेंगे। विरोधाभास विधि क्या होता है कि अपने इसमें जैसे सत्यापित कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या इसने अपने को सिद्ध करके बतानी है, तो अपने इसका विपरीत लेके चलेंगे, अपने ये मान के चलेंगे कि √2 एक प्रिमेय संख्या है। तो फिर आगे अपने देखते हैं तो किस तरह से इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो प्रूफ इसका देखें तो ये हो गया, माना √2 एक विरोधाभास विधि है, तो बिल्कुल इसका विपरीत लेके चलना है। एक अप्रिमेय इसने कहा है तो अपने प्रिमेय लिखेंगे, एक प्रिमेय संख्या है। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको क्या किया, अपने को सिद्ध करके ये बताना था कि ये अप्रिमेय संख्या है, मैंने इसका विपरीत लिया है कि ये एक प्रिमेय संख्या है। तो प्रिमेय संख्या है तो अपने को पता है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होगा कभी भी। तो ये मैंने प्रिमेय संख्या की परिभाषा से लिख दिया। यदि ये प्रिमेय है तो फिर ऐसे लिख सकेंगे अपने, साधारण सी बात है ये तो। अब अपने क्या देखते हैं कि हो सकता है P और Q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो अपने क्या लिखें, यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो मैंने इनको काट दिया, P और Q को काट दिया। जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए 8/16 है या 8/20 है, ये मान लिया मैंने 8/20 है, ठीक है। पूर्णांकों का अनुपात है ये, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी प्रिमेय संख्या को, तो हो सकता है वो ऐसे हो। तो अब मैंने लिखा है कि P और Q में यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इस पे देखो 4 है, वो उभयनिष्ठ है, दोनों संख्या 4 के पढ़े में आ रही है, तो अपने इसको काट सकते हैं 4 के पढ़े से। तो ये तो 2 पर जाएगा और ये 5 पे, तो 2/5। तो यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर कि यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो फिर मैं इसको काट के लिख रहा हूँ और मेरे पास आ जाएगा A/B, यानी सरलीकरण, इस भिन्न को सरल कर लेंगे तो A/B, तो ये आ गया A/B। अब A और B है ना, वो बिल्कुल अपने यूँ कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या है, उनमें कोई गुणनखंड है वो कॉमन नहीं है, दोनों में साझा नहीं है, कहने का मतलब इसको बोलते हैं सह अभाज्य। ये यहाँ का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा इस बाल में, जहाँ A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे ये 2 और 5 है, दोनों किसी के पढ़े में नहीं आ रही है, दोनों का कोई गुणनखंड साझा नहीं है। 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं जैसे, और 5 के भी 1 और 5, तो 1 को छोड़ के कोई गुणनखंड इनका साझा नहीं है कोई। तो चलिए ये होगी सह अभाज्य संख्या। अब आगे अपने देखें, इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब अपने को क्या करना है इसमें, ये जो b है ये यहाँ पर भाग में है, दूसरी साइड में आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। भी कोई संख्या भाग में होती है वो दूसरी साइड में जाती है तो गुणा में हो जाती है। तो इसको मैं यूँ लिख दूँ a बराबर √2b, ऐसे लिख सकते हैं, साधारण सी बात है। b इसको अपने b है वो भाग में, दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया बच्चों a², √2 का वर्ग 2, b का वर्ग b²। इस तरह से बन गया मेरे पास ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक अपने। अब देखो ध्यान से, a² है, ये तो है एक गुणज जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और b² का भी भाग जा रहा है। b a² है वो 2, a² का गुणनखंड 2 भी है और b² भी है। ठीक है, तो अपने यूँ लिख सकते हैं 2 है वो a² को विभाजित कर रहा है, b ये दोनों गुणनखंड है, ये गुणज है। गुरु और शिष्य के रूप में अपने देखें तो ये तो गुरु है, यहाँ पर ये 2 शिष्य हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 है वो a² को विभाजित करता है। भी गुणनखंड है तो विभाजित करेगा, भी ये दोनों यदि गुणनखंड है तो इसको विभाजित करेंगे, गुणनखंड का मतलब यही है। तो चलिए यहाँ 2a² को विभाजित करता है तो अपने को पता है पर में से 2 a को भी विभाजित करेगा, पर में 1.3 से। ये एक बात अपने पास निकल के आ गई, भी 2 है वो a को भी विभाजित करेगा फिर तो चलिए फिर अपने देखें 2 a को यदि विभाजित कर रहा है तो कहने का मतलब ये है 2 है वो a का भी गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, गुणनखंड है तो इसको अपने 2c के रूप में लिख देंगे। b इसका मतलब 2 है वो a का गुणनखंड है, यहाँ पर 2 है वो a² का गुणनखंड था तो अपने ऐसे था, तो यहाँ पर अपने लिख दिया 2, इसी फॉर्म को b² की जगह मैंने यहाँ पर c लगा दिया। अभी कोई एक तीसरा अपने पास है ये। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखें तो ये a का मान 2c मैं यहाँ रख देता हूँ तो 2c का वर्ग हो जाएगा, ये 2b² हो जाएगा। चलिए उधर ले चलते हैं अपने सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है। तो ये हो जाएगा 4c² बराबर 2b²। इस 2 को यदि मैं हल करूं तो ये इसके बटा में आ जाएगा, तो 4c² बटा 2b², ये कट गया तो ये आ गया 2c² बराबर b², या आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि b² के 2 गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये 2 है वो b² का एक गुणनखंड है, तो अपने क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुरु शिष्य के रूप में हमने देखा था भी ये गुणज है, ये इसके गुणनखंड है, तो 2 है वो b² को विभाजित करता है, 2 है वो b² को विभाजित करता है। यहाँ 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, पर में से, पर में 1.3 से। तो अभी तो देखो यहां पर अपने लिखा है 2 है वो a को विभाजित करेगा, ये कह रहा है 2 है वो b को विभाजित करेगा। इसका मतलब a और b दोनों का गुणनखंड है 2। इसका मतलब ये सामने आ गया मेरे पास है कि 2 है वो a और b दोनों का गुणनखंड है। परंतु एक बात देखो फिर यहां पर, ये बात देखिए, आपने तो लिखा था कि a और b तो सहअभाज्य संख्या है, इनका कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। भी सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनका कोई भी गुणनखंड वो कॉमन नहीं है, और यहां अपने कह रहे हैं कि 2 है वो a का गुणनखंड है, यानी a को विभाजित कर रहा है, 2 b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 है वो b का भी गुणनखंड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, अपने मान के जो चले थे और इस तरह से विरोधाभास कैसे हो गया एक सवाल में। तो इसके विरोधाभास होने का मुख्यतः कारण यह है कि अपनी परिकल्पना जो की गई थी वो विपरीत थी। अपने जो मान के चले थे शुरू में, जो परिकल्पना आपने की थी वो विपरीत थी। तो यह विरोधाभास है जिसका कारण अपनी विपरीत परिकल्पना है। अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों अपने को सवाल हल करना है। समझ में आ गया होगा आपको।
भी दोबारा देख लीजिए, मेरे पास इसने दिया है कि अप्रिमेय संख्या है, अपने इसको प्रिमेय मान के चलेंगे। प्रिमेय मान के चलेंगे तो साधारण सी बात है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, ठीक है। पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान कभी शून्य नहीं होगा, ये प्रिमेय संख्या की परिभाषा से मैंने लिया है। अब यदि सपोज करते हैं इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यदि कोई है तो उसका सरलीकरण करेंगे। तो मैंने P बटा Q का सरलीकरण किया तो A बटा B आ गया। जैसे 8 बटा 20 का आपने करके देखा था, 2 बटा 5 आया। तो सपोज करो ये 8 बटा 20 है, ये 2 बटा 5 आ गया। अब ये बिल्कुल अपने इस बात में क्लियर हो गए हैं कि ये संख्या, इनमें कोई गुणनखंड है वो कॉमन नहीं है, दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो अपने लिख दिया A और B है वो सहभाज्य संख्या है, ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, ये B यहाँ पर भाग में, इसको गुणा में ले आया, दोनों तरफ वर्ग कर लिया, ये A स्क्वायर 2B स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गई। अब इसमें यदि देखें A स्क्वायर का गुणनखंड है 2, A स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, तो 2 है वो A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पर में अपनी कह रही है 2 A को भी विभाजित करेगा, तो 2 है वो A का भी गुणनखंड हो गया, तो गुणनखंड हो गया तो इस फॉर्म में लिखेंगे भाई। यहाँ पे अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 A स्क्वायर का गुणनखंड है, तो ये हो गया 2 A का भी गुणनखंड है, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। विभाजित करें या गुणनखंड लिख देंगे, एक ही बात है। तो समीकरण 1 और 2 से मैंने देखा तो मेरे पास इस तरह से हल करने पर आ गया कि B स्क्वायर का गुणनखंड है वो 2 है, B स्क्वायर का गुणनखंड है वो 2 है, यानी 2 है वो B स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2B को विभाजित करेगा। ये कैसे हो सकता है, तो विरोधाभास है भी। अपने अभी सहभाज्य मान के चले हैं, अभी अपने कह रहे हैं कि दोनों 2 है वो A और B दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये है कि अपनी परिकल्पना जो विपरीत अपने की थी उसका कारण है, तो अपने उसको फिर मान सकते हैं, अपने कह सकते हैं कि वो अपनी परिकल्पना है वो बिल्कुल विपरीत है, तो उसको सही देखें तो प्रिमेय का बन गया वो अप्रिमेय संख्या है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 देखते हैं अब अपने। बिल्कुल आसान आसान सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं, बिल्कुल इसका जैसा ही है। यदि आपको इसके समझने में कोई रही है प्रॉब्लम्स तो आगे वाले सवाल में बिल्कुल आपकी ये क्लियर हो जाएगी। उदाहरण नंबर, ठीक है, उदाहरण नंबर अपने पास 9। सत्यापित कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही तरीका विरोधाभास विधि से इसका प्रूफ माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 को P बटा Q लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान कभी शून्य नहीं होगा। ये मैंने प्रिमेय संख्या की परिभाषा से लिख दिया। अब वही तरीका, यदि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो मैंने इसका सरलीकरण कर दिया है। P बटा Q का मेरे पास आ गया A बटा B, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्याएं। बिल्कुल पीछे जो सवाल किया है वैसा का वैसा ही चलेगा इसमें। तो ये कर दिया आपने, यहाँ तक अपने पास ये मुख्य टॉपिक आ गया है, बिंदु आ गया। यहाँ पर सहअभाज्य है, अब कोई गुणनखंड कॉमन नहीं रहा है कि इन A और B में किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है अब, ठीक है। अब देखिए ये B यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया √3B बराबर A, यानी A बराबर √3B। इसको दोनों जो पक्ष है वो मैंने बदल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मान में, तो वो किया। अब दोनों तरफ अपने वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया A स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर, क्योंकि √3 का वर्ग होता है वो 3 होता है, B का वर्ग B स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बात आ रही है, A स्क्वायर के गुणनखंड है 3, A स्क्वायर का गुणनखंड क्या है 3, ठीक है। तो 3 है वो A स्क्वायर का गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दो, 3 है वो A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, एक ही बात है। तो 3 A स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक ही बात है, चाहे विभाजित करना लिख दो चाहे गुणनखंड है। तो 3A का भी गुणनखंड होगा। पिछले सवाल में अपने विभाजित करना लिखा था या गुणनखंड लिख रहे हैं, तो जो आपको ठीक लगे, आपके समझने में जो अच्छा हो वैसे आप लिख सकते हैं, पर मैं 1.3 से, ठीक है। तो अब देखिए 3 है वो A का गुणनखंड है, 3 है वो शिष्य के रूप में, 1 है वो गुरु के रूप में, है ना। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं A बराबर 3C, इस तरह से लिख सकते हैं।
बी 3 है वो तो गुणनखंड है, ए वो गुणज है, तो ए बराबर 3c। तो ये समीकरण 1 है अपने पास, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रख दो, ए का मान 3c रखूंगा मैं यहाँ, तो ए का वर्ग था तो 3c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3c का वर्ग होता है 9c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ, 9c और 3b, 3 है वो इधर आ गया, तो ये कट जाएगा b से, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं इसको, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब देखो क्या इसका मतलब बन रहा है, b स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, 3 है, b स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, 3 है, तो लिख सकते हैं 3 है वो b स्क्वायर का गुणनखंड है, 3 b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो 3 है वो किसका गुणनखंड होगा, b का भी गुणनखंड होगा। कैसे पता चला, प्रमेय से, प्रमेय 1.3 से पता चला। तो देखो अपने 3 है वो a का भी गुणनखंड है, और 3 है वो b का भी गुणनखंड है, 3 है वो a का भी गुणनखंड है, और 3 है वो b का भी गुणनखंड है। तो आपने तो ये लिखा था कि a और b तो सहभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो लिखा था a और b तो सहभाज्य संख्या है, यहाँ आपने कह रहे हैं कि 3 है वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं, विरोधाभास है ये तो ये विरोधाभास क्यों है, जैसे पहले वाले सवाल में था, अपनी परिकल्पना है वो विपरीत है। तो चलिए यह विरोधाभास है, इसका कारण अपनी विपरीत परिकल्पना है, अतः √3 एक अप्रिमेय संख्या है। इस तरह से अपने को करना है। तो इसी तरह बच्चों यदि देखें तो आपका पहला सवाल भी 1.3 का ऐसा ही है, √5 को सिद्ध करना है, तो बिल्कुल जैसे √2 √3 को किया वैसे अपने √5 को करेंगे। तो आप बच्चों इसको बड़े सावधानी के साथ और बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे, तो पहला सवाल भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेके आते हैं अपने उदाहरण नंबर अपने पास 10 है, 5 माइनस √3। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो √3 के बारे में तो अपने देखा था, √3 तो एक अप्रिमेय संख्या है। अब अपने को 5 माइनस √3 के बारे में बताना है, तो वही विधि अपने काम में लेंगे, जो विरोधाभास का जो मेथड है वो लेके चलेंगे। तो चलिए, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो यदि परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसको p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। p और क्यू यहाँ पर पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ये अपने पास मुख्यतः परिमेय संख्याओं की परिभाषा से अपने लिखा है। अब देखिए अपना मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा। अपना मुख्य उद्देश्य देखो, सवाल दो तरह के आएंगे आपके पास। एक तो साधारण आएंगे, √2 को परिमेय संख्या, √3 √5। एक इस तरह से आएंगे जो संक्रिया के रूप में होंगे, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, जोड़ घटाओ गुणा, इस तरह से आपके पास भाग में इस तरह से होगी। तो दो तरह के सवाल है। तो पहले तरीके के सवाल जो अपने अभी किए थे वैसे हल करना है, जैसे आपका 1.3 का पहला सवाल है उसको हल करेंगे। एक ये दूसरे तरीके के है, तो इसको भी देखो अब कैसे आगे कैसे अपना थोड़ा रास्ता है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब अपने को √3 को अकेला करना है, √3 का पृथक्करण अपने करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर तो मेरे पास आ गया -√3 अपनी जगह पर रह जाएगा, p बटा क्यू -5। पूरी समीकरण में माइनस का निशान है उसको कॉमन ले लेंगे, निशान बदल देंगे पूरी के, तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। ये देखो √3 को अकेला कर लिया। अब इसको मैं हल करता हूँ, देखिए कैसे हल करूँगा। इसका लघुत्तम आ गया क्यू, ये हो गया 5q - p। ठीक है, अब देखो अपने पास ये पूर्णांक है, ठीक है,
तो मैं इसको यदि यूँ लिखूँ तो कोई शायद गलत नहीं होगा। 5 ये कोई पूर्णांक है पहला पूर्णांक, ये कोई दूसरा पूर्णांक है और ये फिर पहला पूर्णांक आ गया, ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है इसमें। तो आप देखो कि 5 है वो भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे पूर्णांक आएगा। अब आप कहोगे कैसे पता चला पूर्णांक आएगा, क्योंकि अपने समृद्ध गुणधर्म पढ़ रखा है 8वीं क्लास में भी। पूर्णांकों का गुणा है उसका रिजल्ट पूर्णांक ही आता है, क्योंकि वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। तो ये पूर्णांक है, फिर ये पूरा पूर्णांक हो गया, उसमें से मैं पूर्णांक घटाऊंगा तो भी पूर्णांक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपने को पता है कि पूर्णांक है वो व्यकलन के लिए यानी घटाव के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। भी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक हो गया ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, सपोज कीजिए ये इससे कोई नया पूर्णांक आ जाएगा तो पूर्णांक मान लीजिए तीसरा आ गया, ये अपने पास पहला ही पूर्णांक पड़ा है। तो ये पूर्णांक बदल रहे हैं, है तो पूर्णांक ही ना। तो पूर्णांक के अनुपात के रूप में किसको लिखा जा सकता है? पूर्णांक का अनुपात है वो क्या होता है? परिमेय संख्या तो होता है। पूर्णांक का अनुपात क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या आता है। √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन ठीक है √3 है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब यदि अपने देखें इसमें कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है भी। अपने ये मान के चले थे 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब मेरे पास आ गया √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 कैसे एक परिमेय संख्या है? √3 तो अपने को पता है, पहले अपने सिद्ध करके देखी हुई। √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे हुआ? ये अपनी जो विपरीत परिकल्पना है उसका कारण है भी। उसकी वजह से √3 को भी हमने एक परिमेय बता दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता √3 एक परिमेय हो। √3 तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है। यहां लिख देते हैं अपने, यहां √3 एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। इसका कारण पूर्व में की गई अपनी विपरीत परिकल्पना, अपनी विपरीत परिकल्पना है, ठीक है। अतः अपनी परिकल्पना क्या की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः उसको सही करें फिर तो बात को अपनी। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपना सवाल हल होगा। समझ में आया होगा आपको भी। अपने इसकी कल्पना विपरीत करके चले थे, इसको अपरिमेय सिद्ध करनी थी, अपने परिमेय लेके चले तो अपने पास एक नया ही निष्कर्ष आ गया कि √3 एक वो परिमेय संख्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता √3 एक परिमेय संख्या हो। इसका मुख्य कारण क्या था विद्यार्थी? इसका मुख्य कारण अपनी जो परिकल्पना थी, अपने जो पहले मान के जो चले थे वो है इसका मुख्य कारण, वो विपरीत है माना हुआ। तो विपरीत का मतलब वो इसको परिमेय संख्या मान के चले थे। तो अब अपने कह सकते हैं प्रूफ के साथ कि वो एक अपरिमेय संख्या है, कि उसको परिमेय संख्या माने तो इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं जो बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर उसको अपने क्या कह सकते हैं? वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं। चलिए अगला उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि √3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल है, वही तरीका है। ये मैंने आपको बताए थे 2 टाइप्स के सवाल हैं अपने पास भी। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो 2 टाइप के हैं। एक टाइप में तो इस तरह के सवाल आएंगे, √2 है, √3 को सिद्ध करना है, √5 को करना है। एक में अपने पास इस तरह के आने हैं, 5 - √3 है, जैसे ये आ गया, 3 √2 है। इस तरह से आपके यदि देखें अपने दूसरा सवाल देखें तो 3 + 2 √5 है। तीसरे में आपके 3 सवाल दिए गए हैं, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 1/√2 है। और तीसरे का यदि दूसरा मैं देखूं तो 7 √5 है, वो भी इसी श्रेणी का है। और तीसरे का तीसरा और अंतिम यदि मैं देखूं तो 6 + 2 √2 है आपकी किताब में। तो आपके पास ये दोनों उदाहरण तो मैंने करवा दिए हैं। ये पहला सवाल आपको करना है, ये उदाहरण करवा दिया है, ये चल रहा है, ठीक है। ये आपको करने हैं बच्चों 4 सवाल, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको आसान सा है। माना 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है,
एक विरोधाभास विधि है तो एक प्रिम्य संख्या है। तो यदि प्रिम्य है तो इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यदि देखूं तो अपने इस पे क्या करते हैं, अंडर रूट वाली संख्या उसको अलग करते हैं, अंडर रूट वाली संख्या उसको अलग करना है। तो अलग करेंगे तो ये 3 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये अपना मुख्य उद्देश्य बस इन सवालों में यही रहेगा कि अंडर रूट वाली संख्या को अपने अलग करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं ये सवाल ले लूँगा, तो मेरे ये सवाल है, इसमें मेरे पास क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा P बटा Q। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दो, यानी व्युत्क्रम लेंगे इनका, व्युत्क्रम लेने पर तो अंडर रूट 2 बटा 1 P बटा Q, किसी संख्या के बटा में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो अंडर रूट 2 अकेला हो जाएगा इसमें। इस तरह से अपने ये सवाल कर सकते हैं, कोई सा भी सवाल ले लो। ये 7 है वो चला जाएगा, इसमें पहले 6 जाएगा घटाव में जाएगा, फिर 2 है वो भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से हर सवाल में अंडर रूट वाली संख्या उसको अलग कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये P एक पूर्णांक है, ठीक है, और इसको मैं यूँ लिख दूँ, ये कोई पूर्णांक, एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक दूसरा है कोई, यूँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देखो कि 3 है वो भी पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करते हैं तो पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूर्णांक है वो गुणा के लिए समृद्ध होते हैं। तो चलिए फिर मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, ये पूर्णांक फर्स्ट पड़ा है, इनसे गुणा किया तो मान लीजिए कोई तीसरा पूर्णांक आ गया है। ये पहला पूर्णांक था, ये दूसरा था, दूसरे पूर्णांक को मैंने 3 से गुणा किया तो सपोज कीजिए कोई तीसरा पूर्णांक आ गया है। ठीक है, ये तीसरा पूर्णांक। तो पूर्णांकों का अनुपात, मुख्यतः बात यहाँ पर ये निकल जाती है, पहले दूसरे तीसरे पूर्णांक से अपना कोई ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है। अपना मतलब ये यहाँ पर कि ये जो पूर्णांकों का अनुपात आ गया मेरे पास, अंडर रूट 2 है वो एक पूर्णांकों का अनुपात है, अंडर रूट 2 है वो एक पूर्णांकों का अनुपात है। अंडर रूट 2 यदि पूर्णांकों का अनुपात है, इसका मतलब तो अंडर रूट 2 एक प्रिम्य संख्या है। यदि अंडर रूट 2 को यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ अंडर रूट 2 एक प्रिम्य संख्या है, जबकि पता है अपने को तो अंडर रूट 2 तो एक अप्रिम्य संख्या है। ये क्या है, ये तो एक विरोधाभास हो गया, यह एक विरोधाभास है, जिसका कारण अपने पूर्व में की गई विपरीत परिकल्पना है। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अप्रिम्य संख्या है। अपनी परिकल्पना है उसको अपने बदल लिया है। तो इस तरह से बच्चों अपने को ये सवाल करना है। तो ये देखिए आपका सवाल हल हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, आसान आसान सवाल। तो फिर मैं आपको बता दूं, आपकी किताब में इस तरह इस 1.3 में 2 टाइप के सवाल है बच्चों, एक तो ये टाइप है और एक ये टाइप है। इसको तो अपने वैसे सहअभाज्य वाले मेथड से सिद्ध करेंगे। सारे सवाल है वो विरोधाभास विधि से हल होंगे, परंतु इसको तो अपने सहअभाज्य वाले मेथड से करेंगे। और इसमें ये जो हर एक संख्या है, जैसे इस पर अंडर रूट 3 है वो एक प्रिम्य हो जाएगी, लास्ट में जाकर के विरोधाभास होगा। ये अंडर रूट 2 है वो प्रिम्य हो जाएगी, विरोधाभास हुआ। यहाँ अंडर रूट 5 है वो प्रिम्य हो जाएगा, विरोधाभास। यहाँ पर अंडर रूट 2 है उससे विरोधाभास पैदा होगा, यहाँ अंडर रूट 5 से होगा, यहाँ अंडर रूट 2। तो अपने अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना है, अकेली करना है। अकेले करने के बाद सामने की स्थिति यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके पास एक पूर्णांकों का अनुपात स्पष्ट हो जाएगा। पूर्णांकों का अनुपात होते ही आप कह सकते हैं कि ये तो एक प्रिम्य संख्या है। अप्रिम्य संख्या को प्रिम्य संख्या कहना बिल्कुल विरोधाभास है। तो इसका मतलब अपनी पूर्व में की गई परिकल्पना है वो गलत है। तो मेरा विश्वास आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको गृह कार्य के रूप में 1.3 के उदाहरण, जो पर में 1.3 और 1.4 दी गई थी, उसके बाद उदाहरण दिए गए हैं और 1.3 के सवाल जो दिए गए हैं उन सबको अपने गृह कार्य की कॉपी में आप करेंगे। और